कहानी के शुरू होते ही हम एक आदमी को कार से निकलता हुआ देखते हैं। उसकी कार से निकलते ही किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो मारा गया। इस मरने वाले आदमी की बेटी दरवाजा खोले अपने डैड के इंतजार में थी और वो अपने डैड के होते इस मर्डर को देख लेती है और साथ ही किलर को भी। और ये देखकर किलर, जिसका नाम जुकू है, उसे बहुत बुरा लगा। सीन कट होकर एकदम से सोते हुए जुकू की आंख खुलती है और हमें पता चलता है ये उसका ख्वाब था। जब से उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन के बाद से आज तक ये इंसिडेंट उसके ख्वाब में आया करता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था। सीन कट होकर हम मटीमा नामी एक पॉलिटिशियन को देखते हैं। इसके पास इतनी पावर है कि वो अपने मुल्क की मिलिट्री को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि वो प्रेसिडेंट अभी बना नहीं, लेकिन इलेक्शन में खड़ा हुआ है। अब मटीमा को ये बात पता चली थी कि उसके सारे काले कारनामों का सबूत जॉनी के पास है, जो पहले कभी उसी के लिए काम किया करता था, लेकिन अब उसके लिए खतरा बन चुका था। वो इस चीज की खबर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में देता है और वहाँ के सीनियर ऑफिसर मो को जॉनी को किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का काम देता है। मो कुछ सोल्जर्स को जॉनी के घर पे भेजती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें जॉनी नहीं मिलता। वो परेशान होकर जिमिनाई के पास जाती है, जो उनके IT डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो जिमिनाई से कहती है कि शहर के सभी CCTV कैमरास का इस्तेमाल करते हुए मुझे अभी के अभी जॉनी की लोकेशन चाहिए। वो अपने काम में लग जाती है और सीन कट होकर फाइनली हमें जॉनी को दिखाया जाता है, जिसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। वो इस टाइम एक होटल रूम में है और ये भी जानता है कि मटीमा उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए उसने एक रिपोर्टर को कॉल की। एक ऐसे रिपोर्टर को जो मटीमा का दुश्मन था, क्योंकि मटीमा की वजह से उसका करियर तबाह हुआ था। कॉल पर जॉनी उस एंकर को कहता है, अगर तुम मटीमा से बदला लेना चाहते हो तो फिर यही मौका है तुम्हारे पास। मेरे पास उसके खिलाफ कई सबूत हैं। मैं तुम्हें कुछ फाइल सेंड कर रहा हूँ, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। इसके बाद हम दोबारा जुको से मिलते हैं, जो अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकला था। उन्होंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा, फिर वो अपनी वाइफ को लेकर मार्केट आ गया। ये एक हैप्पी फैमिली नजर आ रही थी। जुको भी अब काम पे आ गया, जहाँ हमें मालूम हुआ कि वो तो एक नॉर्मल सी बाइक रिपेयरिंग शॉप के अंदर काम करता है। यहाँ ऑफिस में जिमिनाई ने भी जॉनी की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था और ट्रेस करते ही सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए उसके होटल जा पहुंचे थे। जॉनी जैसे ही सोल्जर्स को नोटिस करता है तो फौरन अपनी कार लेकर वहां से भाग निकलता है। सोल्जर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। वो उसे शूट भी कर सकते थे, लेकिन मो ने उन्हें मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमें जॉनी को जिंदा पकड़ना है और उसके पास मौजूद सभी सबूतों को तबाह करना है। जॉनी इस टाइम जुको के पास आया था, क्योंकि पहले वक्तों में वो जॉनी का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन आखिरी मर्तबा जब उसने जॉनी के लिए एक आदमी को मारा और उसे मरता हुआ उसकी बेटी ने देख लिया, तब के बाद से जुको ने हर बुरा काम छोड़ दिया था। लोगों की नजर में बेशक इनका काम बुरा था, लेकिन हकीकत ये थी कि इनका काम बुरा नहीं था। ये लोग मटीमा के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि पावर में होने की वजह से उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर पाता था। जोको जॉनी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ जॉनी उसे कहता है अब वक्त आ गया है उस मिशन को पूरा करने का जिसे हमने स्टार्ट किया था। जोको साफ मना कर देता है, ये कहते हुए अगर मैंने ये काम किया तो वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ जाएंगे। तो अब जॉनी कहता है ये मिशन तुम्हारी फैमिली से ज्यादा जरूरी है और जिन लोगों की तुम बात कर रही हो वो अभी भी तुम्हें देख रही है, क्योंकि वो पहले मेरा पीछा कर रहे थे। ये कहते हुए वो अब जुको को गले लगा लेता है। सीक्रेटली वो एक डिवाइस जुको की पॉकेट में डालता है और उसे कहता है तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो जुको, मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पे हूँ, मैं खुद ये काम नहीं कर सकता और अब ये तुम्हें ही पूरा करना होगा। इसके बाद जॉनी बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठकर तेजी से कार चलाने लग जाता है। सोल्जर्स भी तेजी से उसकी कार का पीछा कर रहे थे, जबकि जॉनी कार चलाते हुए एक टूटे ब्रिज के पास आ चुका था। कार से निकलकर अब वो ब्रिज के ऊपर खड़ा हो गया। इससे पहले कि ये लोग उससे कोई भी सवाल करते, कुछ भी पूछते, वो यहाँ से जंप करके सुसाइड कर लेता है। उसका मरना सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जिमिनाई भी देख चुकी थी और ये देखकर वो शॉक रह गई। उसके मुंह से दुख साफ जाहिर हो रहा था और यहाँ पे हमें रिवील हुआ कि बेशक वो सिक्योरिटी एजेंसी में थी, लेकिन वो जॉनी के ग्रुप के साथ काम किया करती थी और जॉनी के मरने से उसे बहुत दुख हुआ था। यहाँ अब उसकी लीडर मो उससे जुको को तलाश करने को कहती है, जो कि इस टाइम मार्केट में गया था। उसे जब अपनी वाइफ मार्केट में नजर नहीं आती तो वो उसे कॉल करके बताता है कि वो 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहा है और जल्दी लौट कर आएगा। ये कहने के बाद वो एयरपोर्ट पे गया और वहाँ के लॉकर से कुछ चीजें चुराई। यहीं पर जिमिनाई ने उसे ट्रेस कर लिया और उसके पीछे सोल्जर्स भेज दिए। सोल्जर्स उसे यहीं से अरेस्ट कर लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं एक रूम में। वो जबरदस्ती उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे, लेकिन तभी जुको ने उल्टा उन्हीं के ऊपर वार करके अपने आप को उनसे छुड़वा लिया। जुको अब पैदल ही चलता हुआ अपनी बाइक शॉप पे आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बाइक के जरिए कोई उसे ट्रेस कर ले। एयरपोर्ट से जो उसे सामान मिला था उस सामान में एक मैप भी था और मैप पे एक निशान बना था, यानी इसका मतलब यहाँ पर जुको को जाना था। वो अब इस शॉप से एक नई बाइक लेता है और अपना सफर शुरू कर देता है। यहाँ जब जिमिनाई जुको को ट्रेस नहीं कर पाती तो वो यानी उसकी लीडर उसकी फैमिली को किडनैप करवा लेती है।
जुको की वाइफ से ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जुको और जोनी का क्या ताल्लुक था, लेकिन जुको की वाइफ उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उससे जुको के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो मैटिमा मू को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने जुको को पकड़कर उससे सारी सच्चाई नहीं उगलवाई कि उनका आगे का प्लान क्या है और उनके पास मेरे खिलाफ कौन कौन से सबूत है, तो देख लेना मैं भी तुम्हारे डैड की सच्चाई सबको बता दूंगा। वो उसे उसके डैड के खिलाफ कुछ सबूत दिखाता है। जब व्हाइट और ब्लैक लोगों के दरमियान में जंग छिड़ी थी तो मो के डैड सीक्रेटली व्हाइट लोगों का साथ दे रहे थे जिससे उन्हें पैसे मिले थे। अब आधी रात में जुको जिमनाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि अब क्या प्लान है आगे का, जॉनी मेरे से राब्ता क्यों नहीं कर रहा। तो जवाब में जिमनाई बताती है कि वो मर चुका है। ये सुनकर वो भी दुख से पागल हो गया क्योंकि जुको के लिए वो एक फैमिली की तरह था। जॉनी ने बिल्कुल उसे एक बाप की तरह पाला था। यहीं पर जिमनाई उसे एक और बुरी खबर ये देती है कि मो ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया था। ये सुनकर जुको कहता है मैं फौरन वहाँ वापस आ रहा हूँ। तो जवाब में जिमनाई कहती है नहीं, तो अपना मिशन पूरा करो, यहाँ की सारी कंडीशन मैं संभालूंगी, मैं उन्हें किसी तरह यहाँ से निकाल लूंगी। यहाँ वापस अपने ऑफिस में आकर अगले दिन वो कोई खबर मिलती है कि जुको अपनी वर्कशॉप से एक बाइक चुरा कर भागा था। ऐसे में वो न्यूज़पेपर के अंदर एक बाइक चोर के नाम का एड दे देती है। अब जुको जैसे ही फ्यूल डलवाने के लिए रुकता है तो वहाँ उस फ्यूल स्टेशन की मालिक जुको को पहचान लेती है। वो जुको का पीछा तो नहीं करती लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल करके उसके बारे में खबर कर देती है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जिमिनाई जुको की वाइफ के पास जाती है और उसे कहती है घबराओ मत, मुझे जुको ने भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। अभी वो ये बात करके बाहर निकली ही थी कि उसे पता चला उसकी ये सारी बातें एक दूसरी एजेंट सुन चुकी है जो मो यानी अपनी बॉस को जाकर सब सच बता देती है और बॉस जिमिनाई को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देती है। ऑफिसर्स जब उसे अरेस्ट करके ले जा रहे थे तो रास्ते में ही जिमिनाई अपनी हथकड़ियां तोड़कर उनके ऊपर हमला कर देती है और जुको की वाइफ के रूम में आकर कहती है तेजी से भागो मेरे पीछे, नहीं तो यहीं पे रह जाओगी। भागते हुए वो जुको की वाइफ को एक टेरेस तक ले आई जहाँ से नीचे जाने का अभी कोई रास्ता नहीं था। वो एक अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया था जहाँ पर जिमिनाई ने खुद जंप कर दी और जुको की वाइफ को भी जंप करने को कहा। वो डर रही थी लेकिन अगर वो जंप ना करती फिर भी मारी जाती, इसलिए डरते हुए वो जंप कर देती है लेकिन ठीक तरीके से जंप ना करने की वजह से वो नीचे स्लिप हो गई। जिमिनाई ने उसे बचाने की भी कोशिश की लेकिन वो मारी गई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुको को पकड़ने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स उसके रास्ते में आ खड़े हुए थे। दूर से आता हुआ जुको ये देख चुका था और जान गया था कि ये सोल्जर्स उसी के पीछे भेजे गए हैं। वो अपना बाइक मोड़ता नहीं और ना ही रुकता है बल्कि वो दूर से आते हुए एक ऑयल कंटेनर को नोटिस करते हुए उसके ऊपर शूट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी सोल्जर्स इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे मौका पाते हुए जुको यहाँ से बाइक निकाल कर ले जाता है। टाइगर जो कि इस मिशन का हेड था जिसे जुको को हर हाल में पकड़ना था, वो हेलीकॉप्टर के जरिए अब उसका पीछा करने लगा था। इसलिए जुको अपनी बाइक रोक लेता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर उसकी तरफ मुड़ता है तो वो हेलीकॉप्टर पे बार बार गोलियां बरसाकर उसे डैमेज कर देता है और ऐसे अपनी बाइक लेकर आगे पहुंच जाता है। अब शाम भी हो चुकी थी, उसे कहीं रुकना था। उसने अपना बाइक झाड़ियों में छुपाया और खुद के लिए कोई रहने की जगह ढूंढने लगा और तभी उसे दूर से एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया और उसे मालूम हुआ कि टाइगर के लोग यानी वो सारे सोल्जर्स यहीं करीब ही छावनी लगाकर बैठे हैं। फिलहाल के लिए तो वो चुप हो जाता है लेकिन रात में वो मौका पाते ही उस छावनी के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को मार डालता है। सभी सोल्जर्स को मारने के बाद यहाँ जो बचा था वो टाइगर था यानी उन सब का लीडर, जो इतनी हलचल सुनकर जाग था। यहाँ उसके और जुको के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो जुको उसे बहुत मारता है लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि टाइगर उसके ऊपर भारी पड़ गया। यहाँ तक कि टाइगर ने उसके पेट के अंदर चाकू से वार करके उसे जख्मी भी कर दिया लेकिन जो वो हार नहीं मान सकता था वो अपने ऊपर कंट्रोल पाता है और फिर अपनी सारी ताकत जमा करते हुए टाइगर को उठाकर दूर पटक देता है जिससे अब वो जख्मी हो गया था। उसने टाइगर को मारा नहीं बल्कि वो टाइगर को छोड़ के जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। गन पॉइंट पे पायलट को लेकर वो वहाँ से उड़ गया। अब जहाँ उसने जाना था वहीं से कुछ दूरी पर उसने हेलीकॉप्टर रुकवाया और पायलट को शुक्रिया करके जाने का बोला। वो जख्मी इतना था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। थोड़ा ही चलने पर वो बेहोश होकर गिर गया और यहाँ के करीबी लोगों ने उसे फसलों में से उठाया। वो उसे अपने साथ ले गए। असल में ये लोग भी उसी के ग्रुप के लोग थे जो उसका इलाज करते हैं और एक दो दिन में जो को बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। फिर ये लोग उसे एक खास जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ उसके लिए कुछ सामान बंद था। वो जगह खोद कर वहाँ से जब सामान निकालता है तो वो एक तिजोरी थी जिसमें बहुत सारे पैसे और मिशन के लिए बाकी इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। इसके अंदर मैटिमा के खिलाफ सबूत भी थे। ये सब चीजें लेने के बाद गाँव वाले उसे एक नेजा देते हैं और ये कहते हैं कि जाओ तुम अपना मिशन पूरा करके आना। वो मिशन के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसे जिमनाई का फोन आया। असल में जिमनाई के फोन से मो उससे बात कर रही थी। उससे धमकाती है कि तुम्हारे पास जो कुछ सबूत है वो मुझे दे दो। वो मो की बात काटते हुए उससे पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है और वो बताती है कि तुम्हारी वाइफ मर गई। ये सुनकर
वो गुस्से में कॉल काट चुका था। अब जुको ने उस आदमी से कांटेक्ट किया था जिससे उसे जॉनी ने मिलने को कहा था, वही रिपोर्टर जिसकी जिंदगी मटीमा ने बर्बाद की थी। वो उस रिपोर्टर को मिलने बुलाता है, उसको सारे सबूत देकर कहता है कि इन सारे सबूतों को एक्सपोज करने से पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मेरे बेटे को बचाना होगा। वो भी उसकी ये बात मान चुका था। ये एंकर पहले जिमनाई का पता चलाता है और ये सब लोग जिमनाई के घर चले जाते हैं, जहाँ जुको उसे कहता है मैंने तुम पे एतबार किया था लेकिन तुमने मेरी फैमिली का ध्यान नहीं रखा। जवाब में वो कहती है ऐसा नहीं है जुको, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन उस टाइम सिचुएशन मेरे हाथ से बिल्कुल बाहर निकल गई। वो भी जानता था कि सब में जिमनाई की गलती तो है ही नहीं। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अब मुझे किसी भी हाल में मेरे बेटे को बचाना है, पता लगाओ कि वो कहाँ है। जिमनाई अब सर्च करती है और उसे पता चलता है कि जुको का बेटा मटीमा के घर पे था। रात के अंधेरे में जुको अब मटीमा के घर पहुंच चुका था अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए। बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिसर से भी उसका सामना हुआ, जिसको उसने बड़ी आराम और खामोशी से मार डाला। जिसके बाद वो घर के अंदर घुसा और गन की पीछे वाली साइड से उसके सर पे हिट करते हुए उसे भी बेहोश करके बांध दिया। जब उसे होश आया तो जुको ने उससे पूछा बताओ मेरा बेटा कहाँ है। इससे पहले कि वो मटीमा को कुछ करता, मटीमा उसे धमकी देता है अगर मुझे एक खराश भी आई ना तो देख लेना तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। जुको उसकी एक नहीं सुनता और उसके फोन से मुंह को कॉल मिलाता है और मटीमा से कहता है इसे कहो जल्दी से मेरा बेटा यहाँ लेकर आए। मटीमा क्योंकि इस टाइम बंधा हुआ था तो उसकी ताकत कुछ नहीं थी। उसने भी मुंह को वैसे ही करने को कहा जैसा जुको ने बोला। जितनी देर ये लोग जुको के बेटे का इंतजार कर रहे थे तब तक मटीमा ने उसे खरीदने की भी कोशिश की, उसे लालच भी दी उसे जिंदा छोड़ने के लिए, लेकिन जुको ने जवाब दिया नहीं, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों नहीं बिकूंगा। तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया और तुम्हारी वजह से हम जैसे कितने ही लोग भूखे मर रहे हैं। एकदम से इन्हें बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और जुको को पता चल जाता है कि मटीमा ने उसके साथ चालाकी खेली। उसने यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स को बुला लिया था, जिन सोल्जर्स को अभी भी टाइगर नामी सोल्जर लीड कर रहा था, जिसे जुको वहाँ जिंदा छोड़ाया था। जुको खुद एक ट्रेंड कमांडर था, ज्यादा लोगों से लड़ने की ट्रेनिंग उसे पहले से ही दी गई थी। वो बिना वक्त जाया किए अपनी बंदूक हाथ में लिए सभी लोगों को मारता चला जाता है और फिर आखिर में बच जाता है टाइगर। अब टाइगर से लड़ने के लिए जुको अपने हथियार फेंक देता है और टाइगर भी। ये दोनों लड़ते हैं और आखिर में जुको टाइगर को बस मारने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वो उसके बेटे को लेकर उसके पीछे आ गई। उसके बेटे को गन पॉइंट पे लेते हुए जुको को धमकी देती है कि छोड़ दो टाइगर को और वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे हवाले कर दो जो तुम्हारे पास हैं, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को गोली मार दूंगी। अपने बेटे का नाम सुनते ही जुको भी हाथ खड़े कर चुका था। ये सुनकर जुको से कहता है कि डॉक्यूमेंट्स अब मेरे पास नहीं, वो कल को पूरी दुनिया के सामने होंगे। इसी सभी बहस के दौरान मटीमा भी बाहर आ चुका था, जिसे सोल्जर्स ने छुड़वाया था। वो मुंह से कहता है चलो मार दो जुको को, अगर तुम साबित करना चाहती हो कि तुम्हारा बाप एक चोर नहीं था। अम्मू को ये बात तो पहले ही पता थी कि कल अगर सारे ही गलत काम मटीमा के सब लोगों के सामने आ गए तो वो वैसे ही जेल चला जाएगा। तो अच्छा यही था कि वो कल के बजाय आज ही मटीमा को मार दे। वो यहाँ मटीमा को गोली मार देती है। अब मटीमा का मर्डर तो उसने जुको के सामने कर दिया था और जुको उसके और भी बहुत से राज जानता था, इसीलिए वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाती, जोरदार गोली चलने की आवाज यहाँ पे गूंजती है और देखने को मिलता है कि वो खुद ही मर गई थी और उसे गोली मारने वाली कोई और नहीं बल्कि जिमनाई थी, जो वक्त रहते ही यहाँ आ गई थी। यहाँ टाइगर जो बड़ी हिम्मत करके खड़ा हुआ था वो अब जुको को शूट करने ही वाला था, लेकिन जिमनाई ने उसे भी शूट करके मार डाला। ऐसे सारी बुराई, सारे करप्ट लोग यहाँ खत्म हो जाते हैं और फिर जुको जिमनाई और अपने बेटे को यहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन दिखाया गया कि न्यूज में मटीमा के खिलाफ सारे सबूत आ चुके थे। सब लोग अब मटीमा की सच्चाई जानते थे, इसीलिए किसी ने भी उसके मरने का अफसोस नहीं किया था। जबकि जुको अब अपने बेटे को लेकर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा था और अभी भी उसके साथ उसकी वाइफ की यादें थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था और इस सारे वाकये में उसे सिर्फ अपने वाइफ को खोने का ही दुख था, जिसे दिखाते हुए ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।